So hey guys, this is Karan. Today I'm going to tell you the monthly plan of your NEET 2024 prep strategy, which was left in another video. So we will continue this. तो अब मैं बताता हूँ आपको मंथली प्लान क्या रहेगा आपका. लास्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपके आगे प्लान क्या होने वाला है NEET 2024 के लिए. देखिए, आपके पास जो भी मंथ्स हैं, जो भी मतलब महीने टाइम है बचा है, उसको आपको अपने दिमाग में एकदम छाप लेना है कि कितने टाइम आपके पास बचा हुआ है, कितने महीने आपके पास बचे हुए हैं, और उसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है. ये नहीं सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम है तो बहुत आराम से कर लूँगा, मैं भी घूम लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ. नहीं यार, वो सब आप नहीं कर सकते. अब आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है, आपको सामने टाइम दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है पूरा चार्ट पेपर टाइप का. तो वो आपको दिखना चाहिए पूरे टाइम कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी टाइम लिमिट है, आपको कैसे क्या क्या करना है. अब आते हैं कैसे क्या करना है. पहले देखते हैं मंथ्स. तो अगर मैं 2023 से बात करूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये इधर आपको 3 और 3 6 महीने आपके पास बचे हैं इधर जुलाई से अगर मैं गिन लेता हूँ. तो अगर मैं आपकी प्रेप अब जितनी भी हो गई, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जुलाई से अगर आप कोई बच्चा प्रेप स्टार्ट कर रहा है, ड्रॉपर्स जो होंगे वो मेजरली ड्रॉपर्स जुलाई से ही प्रेप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है हम लोग का नीट का. तो फ्रेशर्स जिनकी प्रेप अच्छी चल रही है वो भी ये वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है. तो जुलाई से आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से मतलब प्रेप स्टार्ट हो रही है आपकी 2024 के लिए. तो ये देखना है आपको कि दिसंबर इज़ अ डेडलाइन. दिसंबर एक डेडलाइन है. हाँ, आपको यहाँ डेडलाइन मिलेगी कि आपको इस लाइन तक सिलेबस ख़त्म करना है. बट आप यहाँ तक सिलेबस अगर नहीं कर पाते हो तो क्या? तो पहली चीज़ तो ये कि आपका हैप्पी न्यू ईयर 2024 को हो जाएगा. वो सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, वो इसलिए मैंने न्यू ईयर लिखा है. हैप्पी डिपेंड करता है भाई, कोई आदमी दुखी है, कोई खुश है, एवरीवन इज़ नॉट हैप्पी. तो आपके लिए तो नीट का ईयर है, तो आपको सीरियस होना चाहिए. आपको सेलिब्रेट नहीं करना, ना दिवाली सेलिब्रेट करना है, ना आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है. आपको बस एक दिन सेलिब्रेट करना है अगर करना है तो, उसके बाद आपको पढ़ना है, बस दैट्स इट. अब जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो आपके प्रेशर बढ़ चुका होगा, आपका हार्डवर्क आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपकी टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अपने आप ही वो इंक्रीज़ कर देते हैं कोचिंग वाले. क्योंकि भाई जब प्रेशर आ रहा होता है ना, नया साल आ जाता है, जनवरी फरवरी, अब आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई को आपका महीना मैं नहीं गिन रहा, वो काट दो. वो 5 मई को पेपर है आपका, मान लो नीट का, तो वो तो मिलना नहीं है. बचे सिर्फ 4 महीने. उस 4 महीने में 2 महीने आपकी टेस्ट सीरीज चलती है और 1 महीना आपकी रिवीजन टेस्ट सीरीज चलती है. फेब आपका जो होगा ये आपका रिवीजन टेस्ट सीरीज का माहौल होगा इस टाइम पे. कोई भी कोचिंग हो, मतलब मजाक नहीं कर रहा, कोई फिजिक्स वाला आकाश, कोई भी, सब में रिवीजन टेस्ट सीरीज फेब में स्टार्ट हो जाती है. आपको रिवाइज करना लगता है सिलेबस आपका जो भी था, आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप ड्रॉपर हो. तो फेब में आपका वो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. मार्च अप्रैल में आपको फुल सिलेबस मॉक देने हैं 2 महीने, इतना आपको करना ही पड़ेगा. बचा जनवरी आपका डेडलाइन है. अब बहुत सारे बच्चे अपनी डेडलाइन नहीं डिसाइड कर पाते, इस चक्कर में उनका सिलेबस कभी पूरा ही नहीं हो पाता. वो अप्रैल तक भी सिलेबस रिवाइज कर रहे होते हैं केवल. तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप उस 21 लाख में नहीं आना चाहते. आपको सेलेक्ट होना है 10-20 हज़ार में आके. तो आपको अपना सिलेबस जनवरी की डेडलाइन मैं दे रहा हूँ. वैसे डेडलाइन दिसंबर की होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं बाई चांस सिलेबस पूरा, तो आप जनवरी तक ख़त्म कर दें. आपको पूरी कोशिश करनी कि जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए. नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको अपने हिसाब से करना है. रिवीजन टेस्ट सीरीज में आपको रब कर लेंगे उस चीज़ को. अब आते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इसको बताते हैं क्या करना है. पहले तो आपको ये बता दें कि बेसिक्स क्या है, आपको डेली करना क्या है इन दिनों. आपको क्या करना है, आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है, आपको टेस्ट देना है. आप डेली गिव टेस्ट एवरी डे. आप अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे आपकी गलतियां कहाँ पे. आपको एनालाइज करनी अपनी गलतियां, मिस्टेक्स, कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपको चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो वाली कॉन्सेप्चुअल गलती कर रहे हो, या फिर आपको नॉलेज नहीं है उतनी, आपको भी नॉलेज गेन करनी है. आपको एनालाइज करना पड़ेगा गलती किस वजह से हो रही है. टीचर +1, इसका मतलब क्या है बहुत फनी लग रहा है, लेकिन टीचर +1 का मतलब मैंने ये ऐसे लिख दिया. इसका मतलब है कि आपको टीचर से हमेशा एक चैप्टर आपको आगे रहना है. 1 चैप्टर इन ईच सब्जेक्ट आपको टीचर से आगे रहना पड़ेगा, जिससे आप बाद को कोई भी बैकलॉग या फिर कोई भी किसी तरह के उसमें ना हो. अगर आप बैकलॉग में हो भी तो आप टीचर के साथ चलो. जो चैप्टर छूट गया उसको छोड़ दो. इससे बैकलॉग 3 था चैप्टर का तो 3 ही रहेगा. वो 3 लेक्चर अगर आपने छोड़ दिए, या फिर कोई चैप्टर था 3 चैप्टर आपने छोड़ दिए, तो 3 चैप्टर 3 ही रहेंगे अगर आप टीचर के साथ अभी चल रहे हो. अगर आप नहीं चलोगे, आप इसको करोगे, तो 3 के 4 से 5 6 होते चले जाएंगे, तो वो पता ही नहीं चलेगा. तो इसलिए आपको बैकलॉग जो हो गया. अब आगे बढ़ जाओ, सर के साथ रहना आपको क्लासेस में. अब इन दिनों आपको करना क्या वो बताता हूँ आपको. लेट्स सी, ये देखो. तो पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर. ये 3 महीने में आपको 11th का सिलेबस रैप अप कर देना है. 11th का सिलेबस आपको अगर रैप अप 3 महीने में नहीं हो पा रहा है तो आप उसको थोड़ा आगे भी ले जा सकते हो, क्योंकि 11th सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, 12th का थोड़ा आसान होता है. अक्टूबर 15 अक्टूबर तक आप ले जा सकते हो, उसके आगे नहीं बोलूँगा मैं.
बस यहाँ तक लास्ट डेट है, आपको 15 अक्टूबर तक खत्म करना पड़ेगा 11th सिलेबस किसी भी हालत में। अब आपको 11th सिलेबस में फिजिक्स में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। फिजिक्स का बताता हूँ मैं किस बेसिस में, किस मतलब पार्ट में क्या क्या करना है। जैसे बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, PYQ लगाने हैं, दैट्स इट, खत्म काम, ठीक है। और फॉर्मूला बुक भी आपको फॉलो करनी है इसके अंदर। फॉर्मूला बुक तो हर चैप्टर में फॉलो करनी है, लेकिन मैकेनिक्स की भी फॉर्मूला बुक बना लेना, जो कि रोटेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला से लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना अगर आपको समझ में नहीं है तो फॉर्मूला से भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन मैकेनिक्स से टैकल कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको समझना हर चीज़, आप फॉर्मूला से क्वेश्चन लगा सकते हो, फॉर्मूला से लगाओ, दैट्स इट। अब बात है थर्मो में आपको थ्योरी प्लस नोट्स, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स में, क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं, आपको नोट्स टीचर के बहुत से करने हैं, आपको PYQ लगाने हैं। PYQ तो हर चैप्टर में लगाना, लेकिन फिर भी थर्मो में थ्योरी और नोट्स ज़्यादा देना, क्वेश्चन अगर आप थोड़ा कम भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 12th फिजिक्स में मेन टॉपिक पे, रे ऑप्टिक्स। सबका डरावना चैप्टर, सबसे सब कुछ डर लगता है, आपको उसको पहले से स्टार्ट कर देना है। आपको जब आपका 12th का स्टार्ट करो सिलेबस, तो आपको सबसे पहले रे ऑप्टिक्स ही लगाना है फिजिक्स में। जिससे आप रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, जो बेसिक जो 2 फिजिक्स के बाण हैं 12th क्लास के, इनको प्रिपेयर करना है आपको। मैग्नेटिज्म में कोई गलती नहीं करनी है, उसकी फॉर्मूला बुक बना लो, उसके PYQ लगा लो सारे, और रे ऑप्टिक्स में प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस, PYQ लगा लो। ये दोनों चैप्टर आपको स्टार्टिंग से अक्टूबर से ही लेके चलना है। अक्टूबर से ही आपको जो है इन दोनों चैप्टर्स को कवर करके रखना है। और मेक फॉर्मूला बुक इन फिजिक्स, आपको ये तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़े बैकलॉग में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि अब आपको इन सब चैप्टर्स को टैकल करना कैसे है। आगे आते हैं तो लेट्स सी। अब आप डजेंट मैटर कौन सी कोचिंग में, फिजिक्स वाला हो गई, आकाश हो गई, LN हो गई, हर कोचिंग बढ़िया है। अब आपने जो ज्वाइन कर ली वो ज्वाइन कर ली। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई क्या कहते हैं कौन सी कोचिंग अच्छी कौन सी बेकार है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती, सिलेक्शन आपका खुद होगा, खुद की पढ़ाई से होगा। यह बात आपको जहन में डालनी होगी। आप यहाँ डॉक्टर बनने आए हैं, आप यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने नहीं आए। कंट्रोवर्सी में आपको पढ़ना है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी साल में हो जाती हैं, उन कंट्रोवर्सी से आपको दूर रहना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, डेली अटेंड द क्लासेस। आप ऑनलाइन हो, आप फीस अलग स्टूडेंट हैं, आप यकीन बैच के स्टूडेंट हैं, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। किसी की 9 से 3 टाइमिंग होगी, 3 से 8 होगी, लेकिन करनी आपको क्लास अटेंड है डेली। आप अगर ऑनलाइन भी तब भी आपको डेली अटेंड करनी है। आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है कि आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो, आप कोई गलती ना करो। और जो बच्चे ऑफलाइन कर रहे हैं उनको भी 9 से 3 और 3 से 8 क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गई आपकी NCERT हो गई, मॉडर्न फिजिक्स की हो गई NCERT हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT हो गई, और आपकी वो हो गई बायो की NCERT हो गई। हाँ, आपकी मॉडर्न फिजिक्स NCERT हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT हो गई, ठीक है, बायो की NCERT हो गई। डेली आपने 25 क्वेश्चन फिजिक्स लगा लिए। ये आपको पूरे ऑल मंथ्स, मतलब ना आपको पूरे साल जितने भी आपको टाइम मिला है, टाइम ड्यूरेशन 6 महीने 8 महीने, आपको इतना 6 महीने तक, दिसंबर तक तो आपको पूरा ये करना ही करना है डेली। आप डेली अगर इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करोगे, जो गलती मैंने करी थी, मैं इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करता था ना, मैं इनऑर्गेनिक छोड़ देता था। मैं सोचता था इनऑर्गेनिक बाद में याद कर लूँगा, लेकिन भाई गलती हो गई मेरे से और मैं नहीं याद रख पाया इतना सब, और मेरे नंबर कम हो गए थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है कि आप इनऑर्गेनिक को छोड़ें। तो आपको डेली इनऑर्गेनिक पढ़नी है। आप एक चैप्टर हाइड्रोजन पढ़ लो, आप एक चैप्टर फिजिक्स वो S ब्लॉक पढ़ लो, ऐसे करते चले जाओ। तो ये 4 चीज़ें डेली आपको करनी है। अब आते हैं आगे के चैप्टर्स पे। तो उसके लिए मेरे को डायरी खोलने दो 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या टैकल करना है। ओके, लेट्स सी। तो जैसे मैं डेली अपना वो लिख लेता था गोल्स वोल्स, तो वो उस पर लिखे हुए हैं। फिलहाल आपको ऐसे भी बना लें, मोटिवेशन टाइप आपको लिख लेनी है, सेट योर हर्ट अब्लेस, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, सन गोकू, ऐसे मैं लिखता रहता था। खैर तब अभी वर्थ इट नहीं है, आप इसको देखिए। फिजिक्स में जो चैप्टर स्टार्टिंग ये बोल रहा हूँ मैं 11th क्लास से, ये हो गया आपके फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉ ऑफ मोशन वर्क एनर्जी। आपका ग्रेविटेशन तक जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ये एक स्लॉट में आते हैं आपके। इस स्लॉट को आपको पहले मंथ में रखना है, मतलब आपका जुलाई वाला जो मंथ हो जाएगा, जुलाई के मंथ में आपको ये रखना है। उसके बाद मैंने 3 महीने देना 11th के लिए, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त सितंबर के लिए आपको ये चैप्टर अगस्त में रखने हैं। ये जो नीचे के 2 बनाए मैंने स्लॉट, ये अगस्त में रखना है आपको। पूरा आप अगस्त में फॉलो करेंगे इसको। अगर आप इसको अगस्त में फॉलो करेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा सितंबर का। सितंबर में आपको इन चैप्टर्स के आपने पढ़ लिए, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स में। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा ना, आपको फिर वो गलती दोबारा आपसे होगी ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उसको बार बार करेंगे, आप कोई क्वेश्चन तब नहीं लगा पा रहे हैं, उसका तरीका देखिए आप। तो आपको फिजिक्स में क्या करना है कि पहले महीने में आपको फिजिकल वर्ड से लेकर ग्रेविटेशन तक के चैप्टर खत्म करने हैं जुलाई में। इधर जुलाई में आपको इतना काम करना है टोटली। उसके बाद आपको अगले महीने जो बचेगा अगस्त में, आपको ये चैप्टर टैकल करने हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड से लेके वेव तक के। ये आपका हो गया जुलाई, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 2 महीने के अंदर, तो आपको सितंबर मैंने इसलिए एक्स्ट्रा दिया है। आप सितंबर के अंदर जाके इन चैप्टर्स को टैकल कर सकते हैं। आप इनको
पूरा कर सकते हैं, जो आपका बैकलॉग हो जाएगा। जो चैप्टर में से आपके कमजोर हैं वही आपके बचेंगे और वही आप इसको सितंबर में लगाएंगे और वही आप फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ा देंगे। PYQ आपको सारे लगाने हैं, आपको बस पढ़ लेना है इन 2 महीने में चैप्टर्स को। अगर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे उतने ज़्यादा तो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाने हैं। आपको एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाए जाएँ। तो आपको हर घड़ी को बराबर बनना है। आपको हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन अगर लगा रहे हो तो आप हर चैप्टर के लगाओ। ये नहीं कि आप यूनिट डायमेंशन के आपने 100 लगा लिया और मोशन में आप 2 ही लगा के चले गए आगे चैप्टर पे। आपको 25 हर क्वेश्चन में बैलेंस बना के रखना है। इससे बैलेंस क्या होगा, आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। यही एक तरीका स्ट्रॉन्ग होल्ड का होता है। अब आते हैं आपके 12th की फिजिक्स पे। 12th की फिजिक्स में भी आपको सेम चीज़ करनी है। आपको सिलेबस को अपने हिसाब से 2 हिस्सों में तोड़ना है। वैसे मैंने जो तोड़ा था वो ये था कि ऑप्टिक्स और आपका मैग्नेटिज्म हो गया, इसको आपको पहले महीने में करना है। अब जो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, अक्टूबर हो जाएगा। अक्टूबर में आपको जो है ये वाले चैप्टर करने हैं, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ठीक है। नवंबर आ जाएगा, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर और नवंबर में आपको नवंबर में सेम चीज़ करनी है। आपको करंट से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर करने हैं, EMI और AC करंट करने, EMF करने हैं। मॉडर्न आप पूरे साल पढ़ रहे हो, मॉडर्न आपको नहीं पढ़नी है। आखिरी में आपको मॉडर्न तैयार होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप साथ साथ टीचर के चल रहे थे, आप मॉडर्न भी एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे थे, तो बचाओ मत उसको, हटाओ उसको, आप पहले से करके रखो उसको। इन 2 महीने में आपको ये वाले चैप्टर करने हैं और ये करने हैं बचे हुए चैप्टर। 12th फिजिक्स खत्म हो गई। आपको अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, बचा दिसंबर में आपको वही सेम चीज़ करनी है जो आपको 11th सिलेबस मैंने बताई भी करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में भी आपको अपने हिसाब से सिलेबस को बांटना है। वैसे मैंने जो बांटा था वो बता देता हूँ आप लोगों को। केमिकल बॉन्डिंग तक की जो चैप्टर है वो मैंने इतना अच्छे से नहीं करे क्योंकि मेरे को पता था इनका वेटेज उतना नहीं था, तो मैंने उनको कम टाइम दिया था। जो नीचे के चैप्टर थे, एस ब्लॉक हाइड्रोजन को काट दो। इनऑर्गेनिक आप डेली पढ़ रहे हो, एक चैप्टर आप हाइड्रोजन पढ़ रहे हो, एक चैप्टर आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, आप उसका एक ग्रुप पढ़ रहे हो डेली। इतना आप अगर कर रहे हो तो आपको इनऑर्गेनिक कोई नहीं रह सकता। बाकी अपने हिसाब से चैप्टर को सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटना है और 3 महीने में आपको कवर करना है। तो इनऑर्गेनिक मैंने काट रहा हूँ, उसमें से बचे जो 3 हिस्से वो ये रहेंगे आपके 11th के लिए। एक ये हिस्सा नंबर 1, ये हिस्सा नंबर 2 हो गया। और इनऑर्गेनिक को अगर आप नहीं कर पा रहे हो डेली, चलो मैं मान ले रहा हूँ नहीं पढ़ी आपने, आप पहली बार पढ़ रहे हो, 3 हिस्सा। अब ये 3 हिस्से करें मैंने, इस 3 हिस्से को आप 3 मंथ में बांट लो। आपका जो जुलाई से हो जाएगा स्टार्ट, जुलाई, अगस्त और उसके बाद आपको आ जाएगा अक्टूबर ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, तो अक्टूबर नहीं, सितंबर आएगा, सितंबर आएगा यहाँ पे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको 11th करना है और ऐसे ही आपको क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री को बांट लेना है। तो 12th केमिस्ट्री लोग ज़्यादातर ऐसे बांटते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री अलग कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक मेजरली 12th में ही है, ये 12th की इनऑर्गेनिक हो गई। आप डेली कर रहे हो तो आपको इसको काट देना है, डेली नहीं कर रहे हो तो आपको उसको पढ़ लेना है। उसके लिए 1, 2, 3 मैं स्लॉट बना रहा हूँ। ऑर्गेनिक के लिए भी मैंने एक स्लॉट बना के रखा है। आपको पूरे 1 महीना ऑर्गेनिक को देना पड़ेगा, इससे कम आप ऑर्गेनिक को नहीं दे सकते। आपको 1 महीना तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक पढ़नी है। उसको मास्टर करने के लिए आपको अलग से टाइम निकालना है, तो आप इनऑर्गेनिक हटा दीजिए। आप इनऑर्गेनिक रिवाइज कर चुके हैं तो आप इसको ज़्यादा ना पढ़िए। आप दूसरे महीने ये करिए, तीसरे महीने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तीसरे महीने में आपको क्या करना है, फिजिकल के और आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और बायोकेमिस्ट्री आप डेली कर ही रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट। और इससे बेहतर स्ट्रैटेजी अगर आपकी हो सकती हो तो बताइएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने जो बनाई है आपके लिए। पूरे सिलेबस को आपको आंखों के सामने रखना है, पूरे साल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना है। और हो सके तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करिएगा, जो कि इससे ही ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन होता है। आई डोंट नो इफ इट इज़ अ टॉपर स्ट्रैटेजी 700+, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट डूड। अगर आप अपने आप अंदर ताकत रखते हैं, आप उस चीज़ को उतने से फॉलो कर सकते हैं बताया गया, तो या यू कैन गो 700+, बट आई हैव डन द सेम थिंग एंड आई हैव स्कोर 631। मे बी उतना कंसिस्टेंस नहीं था, लेकिन अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो मैं पक्का दे सकता हूँ कि कट ऑफ चाहे इतनी भी जा रही हो, आप सिलेक्शन उस बार लेके जाएंगे। सो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।